तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक, उसका नाम है फैराडेज एंड लेंजेज लॉ। आज के हमारे टॉपिक का नाम है फैराडेज एंड लेंजेज लॉ। तो मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक सीबीएसई में नहीं है या बहुत कम पढ़ाया जाता है, आईसीएसई में थोड़ा सा है। तो आईसीएसई वाले ये ना सोचे कि उन्हें पूरा पढ़ाया जा रहा है, और स्टेट बोर्ड में भी कम नहीं है। लेकिन जो ओलंपियाड है हमारे, जैसे कि हमारा एनटीएससी है, उसके अंदर है एनएसईजीएस है, उसके अंदर भी ये टॉपिक है। लेंसेज लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन है ओलंपियाड में। लेकिन अगर डायरेक्टली आप लोग को लेंसेज लॉ पढ़ाया जाए और बिना फैराडे के, तो लेंसेज लॉ समझ तो आप लोग जाओगे, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस के पीछे का जो बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ना, वो छूट जाएगा। और फिर बाद में आप सोचोगे अरे ये ऐसे आया, इससे अच्छा पहले ही कवर करते हुए चलो आ जाओ। तो आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो थोड़ा सा हमारा डिले हो गया 4-5 दिन, क्योंकि वीडियो मैंने पूरा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, पूरा का पूरा। लेकिन वो मार्कर की इंक दिखी नहीं, थोड़ी लाइटनिंग प्रॉब्लम्स की वजह से और कैमरा प्रॉब्लम की वजह से वो इंक नहीं दिखी मार्कर की। तो मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ी और मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो डिलीट करनी पड़ी और टेक्निकल इश्यूज भी आ गए थोड़े से। तो अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगे, मैंने सेटअप पूरा करवा दिया। फैराडेज एंड लेंजेज लॉ। सो एक बात बताइए, पिछला जो हमारा लेक्चर रहा है उसमें हमने पढ़ा है डीसी मोटर के बारे में। उसमें हमने पढ़ा है किस टॉपिक के बारे में? डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? मैकेनिकल में, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। हम उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्त? मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सर माइकल फैराडे के मन में एक चीज आई। सर माइकल फैराडे, वेरी बिग साइंटिस्ट। Sir Michael Faraday is a very big and very renowned scientist in the field of electricity and magnetism. तो इनके मन में एक चीज आई कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकें। सर माइकल फैराडे वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, वेरी फेमस। बहुत काम पढ़ेंगे आप सर माइकल फैराडे के 11th-12th में। तो सर माइकल फैराडे के मन में आया कि क्या भाई ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि जिससे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दूं? ऐसा भी तो कुछ तकनीक होनी चाहिए, ऐसी भी कोई इनोवेशन होनी चाहिए, है ना। तो इसी से हमें फैराडेज लॉ मिलेंगे, क्योंकि उस समय में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही थी? केमिकल से आ रही थी। केमिकल से कैसे? अरे आपके पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी केमिकल से। आप लोगों ने देखे होंगे सेल्स, जो सेल्स होते हैं ना हमारे, सेल बैटरी, उससे आई थी। लेकिन ये थे एक्सपेंसिव, ये चीजें थी एक्सपेंसिव। अब हम इसको मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर में पढ़ रहे हैं। अब हम ये चीजें किस टॉपिक के अंदर में पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो इसका मतलब है इन्होंने मैग्नेटिज्म का कोई रिश्ता, मैग्नेटिज्म का कोई रिश्ता इलेक्ट्रिसिटी के साथ बताया होगा। सर माइकल फैराडे ने मैग्नेटिज्म का कोई रिश्ता इलेक्ट्रिसिटी के साथ बताया होगा कि मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। क्या ऐसा कोई तरीका कि हम मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें? तो वही चीज तो हुई, मैकेनिकल को कुछ ऐसा मैकेनिकल काम करें मैग्नेटिज्म के साथ कि इलेक्ट्रिसिटी आए, और वही चीज से शुरुआत हुई फैराडेज लॉ की। अब एक बात आप लोग मेरी सुनिए, कि जो फैराडेज लॉ थे ना हमारे, जो हमारे फैराडे साहब के जो लॉ थे, 2 लॉ, वो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीख लेना। अब मैं जो हूं, मैं डिफरेंशिएशन कब पढ़ाऊंगा? मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा जब मैं 9th क्लास का मोशन चैप्टर करूंगा ना, कंटिन्यू अपनी जो सीरीज बीच में अटक गई थी हमारी, इसके बाद 10th का करके फिर मैं 9th का मोशन कराऊंगा। तो तब मैं वहां पे कराऊंगा। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अलग अलग लोगों की। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक सीख के आएगा, तो फैराडेज लॉ के क्वेश्चन जो यहाँ कराऊंगा हो जाएंगे। फिर लेंजेज लॉ के जो एनटीएससी और एनएसईजीएस के लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा, तब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फैराडे साहब ने बोला, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी से कॉन्सेप्ट बन के आएंगे फैराडेज लॉ के, इसी से कॉन्सेप्ट बन के आएंगे फैराडेज लॉ के। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ये साइन जो अजीब सा आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसको आपने 11वीं-12वीं में बहुत बार देखा है। 11वीं-12वीं में मजे कराता है साइन, आप चिंता की कोई बात नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी नोट्स आप सब बनाते रहिएगा, हम लोग इसे जल्दी जल्दी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई वाला कॉन्सेप्ट, जो बातें यहाँ पे हुई अभी तक। अब आ जाओ, अब हमारा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। दोस्त, अब हमारा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, 5B का।
बी तो हो गया मैग्नेटिक का साइन, इस साइन को हम जो बोलते हैं इसको नाम है फाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की पहले डेफिनेशन लिख लो, बाद में इसका वो बताएंगे कि इससे कैसे होता है। उसके बाद नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to a surface, कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनकी संख्या कितनी है जो एक सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। तो इसका कोई फॉर्मूला भी होता होगा, हाँ जी। तो आप एक बात बताओ, अगर मेरे को किसी सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करें तो क्या करूंगा। मान लो एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, अंदर की नहीं बना रहे। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक सरफेस इनके परपेंडिकुलर रख दी, कि ऐसा रखी है, मैंने एक सरफेस रख दिया, तो यहाँ पे ये पास करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, सबसे पहले तो ये बताओ इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, 1 2 3, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है 3, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 3। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ फॉर्मूला भी तो होगा इसका, इसे निकालने का कोई फॉर्मूला होगा। तो अब हमें वो चीजें अगर मैं पता कर लूं कि किस चीज पे डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स, किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने फॉर्मूला डेराइव कर लिया जी। कोशिश करते हैं आज 2 कंडीशंस ले लेते हैं एक बार, मैं 2 चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो आज डेराइविंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हेडिंग लगाइए, समझाते हैं फॉर्मूले का डेरिवेशन, फिर फैराडेज लॉ पे आएंगे। deriving the formula of magnetic flux। ये कैसे आया फॉर्मूला। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि किन किन चीजों पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो एक सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रही हैं। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर पा रही हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है उसका नाम है एरिया। अब एरिया कैसे हुआ, एरिया को समझना पड़ेगा। तो एरिया के 2-3 केसेस बता देता हूं आपको, ठीक है, एरिया समझ जाएंगे हम लोग। तो यहां पे एक एग्जांपल से समझेंगे कि सबसे पहला एरिया कैसे है। हाँ, कि नॉर्थ से साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे बोलते हुए जा रही है। अब आपने एक सरफेस रखा, इसके थ्रू कितनी पास करी, 1 2 3 4, है ना, इसके थ्रू 4 पास करी। लेकिन अगर मैं यही सरफेस ऐसा रख दूं, नॉर्थ टू साउथ का, ठीक है, ऐसा रख दूं कि जा रही है कितनी, अब ये ऐसी जा रही है। लेकिन अब मेरा जो सरफेस है वो सिर्फ इतना सा है, ये छोटा सा, ये छोटू सा सरफेस बना, इससे सिर्फ 2 पास कर रही हैं। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कंपैरेटिवली इससे कम होगा, क्योंकि इससे कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, तो कितनी है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली एरिया पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा एरिया है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है, कि उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास करके ऐसे परपेंडिकुलर हमने सरफेस रखा। ठीक है, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। अब दूसरा फैक्टर लिखो। दूसरा फैक्टर क्या होगा कि मान लो मैं 2 चीजों का एरिया सेम रखूं, लेकिन अगर मैं चाहूं ऐसा कुछ कि मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट है ना हमारी, ये जो हमारी मैग्नेट है, ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करे, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा उतने एरिया में पास करेंगी, है ना, ये नॉर्थ टू साउथ है। अब मान लो इसका है, इसके थ्रू पास कर रही है 4, क्योंकि इसका बी जो है वो कम है। मान लो इसका बी हमने रख दिया 1 टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बता रखा है मैंने। लेकिन ये भी उतना ही है, ये भी प्लेन उतना का उतना ही रखा है हमने, नॉर्थ टू साउथ का, है ना। ये भी हमने सरफेस वैसी का वैसी रखा, थोड़ा टेढ़ा करके, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके। अब मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो यहाँ से अब ज्यादा पास करने लगती है, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो 4 टेस्ला है।
तो इसका मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो। जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बी के भी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बी के भी। तो ये दो लॉजिक उठा लो अपने साथ, एक और ये दो, इनसे भी फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। वह पहला लॉजिक है मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दूसरा लॉजिक है मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है भाई, सही बात है ये भी। मार्कर की चलो भाई क्या कर सकते हैं, जो करना होना था हो गया। चलो दो चीजें हमने निकाल ली कि एरिया के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली और इसके। तो अगर हम इसको आगे बनाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों चीजों को एक साथ इकट्ठा करके लिखे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी ए। के क्या है हमारा कांस्टेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज पाई गई कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 है, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया, बी ए आ गया। किस केस में, जब क्या है सच दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उनके परपेंडिकुलर है वो प्लेन ऐसे रखा हुआ है कि ये नॉर्थ टू साउथ अगर ये जा रही हैं तो प्लेन कैसा रखा है दोस्त, वो प्लेन रखा है हमारा परपेंडिकुलरली, वो प्लेन हमारा दोस्त परपेंडिकुलरली रखा है इस पर ऐसे, वो प्लेन हमारा परपेंडिकुलर है। ये कह लो कि द प्लेन नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि प्लेन एरिया वेक्टर का पार्ट है, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और एरिया वेक्टर जो है दोस्त, ये चीज याद रखना, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एरिया को यहाँ पे हम वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, ये लॉजिक आप लोग अभी के लिए याद करो, 12th में ज्यादा समझ में आएगा, स्केलर वेक्टर पढ़ोगे तो एरिया को हम यहाँ पे वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन को ऐसा ना बना के, यहाँ पे तो फॉर्मूला कब हो, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन एक बात बताओ कि ये फॉर्मूला कब काम कर रहा है, जब ये सिर्फ परपेंडिकुलर है। वैसे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा अगर मैं मान लो कि ये मैग्नेट थोड़ी सी ऐसे रख दूं, मान लो मैग्नेट मैंने उठाई, ये मैग्नेट मैंने उठाई और ये मैग्नेट उठा के मैंने एक एंगल पे रख दी, ऐसे रख दी मैंने मैग्नेट थोड़ी सी तिरछी करके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे एक एंगल थीटा पे पास करने लग जाएंगे। एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर रहा है, मैंने आपको बताया अभी कि एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर रहा, तो ये तो ऐसे कुछ एंगल बनाने लग जाएंगे इनके साथ, तो ये तो कुछ एंगल बनाने लग जाएंगी। तो क्या ये फॉर्मूला चलेगा, क्या ये फॉर्मूला चलेगा, जितनी ऑब्जर्वेशन हमने ली वो तो परपेंडिकुलर की ली थी, तो ये फॉर्मूला तब नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा वेक्टर रेजोल्यूशन समझना पड़ेगा 2 डायमेंशन में। वेक्टर पे मैं वीडियो दूंगा जब मैं 9th क्लास को मोशन पढ़ाऊंगा, तब मैं वेक्टर पे एक वीडियो दूंगा 2.5-3 घंटे की, जैसे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सबके बेसिक सिखाऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ इन सबके बेसिक सिखा के न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन अभी वो भी पढ़ लेना, अगर कहीं जाके देखो गूगल पे डिफरेंशिएशन के बेसिक्स क्लियर कर लेना, कि यहाँ पे थोड़े बहुत लगेंगे, और वेक्टर कंपोनेंट को 2 में तोड़ना सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ अब एक एंगल थीटा के साथ एक्चुअल फॉर्मूला डेराइव करते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला पहले बता देते हैं, फिर बताते हैं कैसे आएगा। एक्चुअल फॉर्मूला पहले बता देते हैं कैसे आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो होगी दोस्त बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा कैसे हुई, ये क्या है, जब एक्चुअल फॉर्मूला है, ये एक्चुअल, आपको बहुत से टीचर ये बता के छोड़ देते हैं, जो आईसीएससी वाले भी हैं, मैक्सिमम टीचरों ने ये बता के छोड़ देते हैं, बस खत्म। ये नहीं बताना, मैं ये नहीं बताने वाला, मैं ये बताऊंगा कैसे आया। समझो कि मान लेते हैं एक प्लेन रख देते हैं हम अपना ऐसे, अब एरिया वेक्टर को मैं थोड़ा बड़ा प्लेन बनाता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। वैसे तो 12वीं का टॉपिक है, लेकिन 10th वालों को एनटीएससी, एनएसईजीएस में और आईसीएससी में थोड़ा सा इसलिए बताऊं कि एनटीएससी, एनएसईजीएस में पूरा है और आईसीएससी में थोड़ा सा है, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है ये जा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारा एरिया वेक्टर मैंने आपको पहले ही बोला था परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है,
इनके बीच में कुछ एंगल भी तो बनेगा थीटा, जब जा रही है ऐसे तो कुछ एंगल बनेगा थीटा, ये ए है, तो अब इसके अलोंग जो कंपोनेंट लगेगा हम उसी को तो कंसीडर करेंगे। क्या डेफिनेशन लिखी थी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, जो एक सरफेस के परपेंडिकुलर पास करेंगी, सिर्फ वही वाली कंसिडरेशन में लूंगा मैं। अब देखो मान लो कि ये है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है लेकिन कुछ एंगल पे जा रही है, तो इसका एक कंपोनेंट तो ऐसा होगा, ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे रखा है और ऐसे कुछ एंगल पे जा रही है, बना रही है कोई एंगल, ये एरिया वेक्टर ऐसे है हमारा परपेंडिकुलर, लेकिन ये ऐसे जा रही है तो कुछ एंगल थीटा बनाएंगी, है ना। अब इसमें से कौन सी ऐसा वाला कंपोनेंट होगा जो इसके थ्रू पास करे, इसके आर पार, तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है दोस्त वो बन जाएगा बी कॉस थीटा। ये मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म में भी बताया कैसे डिवाइड करते हैं। और जो ऐसे जाएगा वो बन जाएगा बी साइन थीटा। वो बी साइन थीटा की, बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा वो वाला कंपोनेंट है जो ऐसे जा रहा है, ऐसे इससे सरफेस से सट के जा रहा है, इसके पार नहीं जा रहा, ऐसे सट के जा रहा है नीचे की तरफ। ये सरफेस के आर पार कौन सा जा रहा है, बी कॉस थीटा। तो इसके अलोंग बी क्या है, तो फाई जो है वो क्या है, इसके अलोंग बी ए है ना, बी डैश ए डैश, तो इसके अंदर ए डैश तो एरिया वेक्टर हमारा ए ही पूरा माना जाएगा, लेकिन जो इसके अलोंग इसके थ्रू पास करने वाला है वो कौन सा है, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा तो ये क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा हो गया, राइट। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है बी वेक्टर डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा बाय मैग्नीट्यूड, यही चीज मैंने यहां निकालनी सिखाई, यही चीज तो मैं कह रहा हूं। और अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर ऐसे भी पास कर रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो आप एंगल मत लो और डायरेक्ट बी रखो फिर, अगर परपेंडिकुलर है दोनों चीजें। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालना सीखते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है उससे यूनिट निकालना सिखाता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्चुअल फॉर्मूला दोस्त बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है मेरे प्यारे दोस्त, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्चुअल फॉर्मूला। बोल रहा हूं एनटीएससी और एनएसईजीएस में पीवाईक्यू है इसके, और 11th 12th ओलंपियाड फाउंडेशन, आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आईसीएससी में बहुत थोड़ा सा, मैं चाहूँ तो 4 लाइन लिखवा के खत्म कर सकते हो, बहुत छोटा टॉपिक है, या इसलिए बता रहा हूं ताकि बड़ी क्लास में प्रॉब्लम ना हो, एनटीएससी एनएसईजीएस की ओलंपियाड के क्वेश्चन करते हुए प्रॉब्लम ना आए। यही मेरा मेन मोटो है कि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए, टाइम मिलेगा ये लेक्चर। बी ए कॉस थीटा, इसकी यूनिट अब हम एसआई यूनिट अरेंज कर रहे हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी तो टेस्ट लाइन मैंने बता रखी है अर्थ मैग्नेटिज्म वाले वीडियो में। एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया की यूनिट हो गई हमारी मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इसकी कोई यूनिट नहीं है कि ये तो यूनिट नहीं है, ये तो रेशियो था कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज का, तो यूनिट आ गई टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी यूनिट को जो नाम दिया गया है, इस यूनिट को जो नाम दिया गया है उससे दिया गया है वीबर, इस यूनिट का जो नाम है वीबर। ओलंपियाड में पूछ सकता है कभी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वीबर इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को जो नाम दिया गया है वही वीबर है। अदर यूनिट्स में तो आप निकाल लो, अदर यूनिट्स में क्या होगा, कोई और यूनिट जो होंगी वो क्या होगी, गॉस हो सकती है कि उसकी गॉस हो गई गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉस मिलीमीटर स्क्वायर, गॉस मीटर स्क्वायर, कुछ भी यूनिट हो सकती है और तो अदर यूनिट्स, या टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके साथ रिलेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू बदलते जा रहा है, रिलेशन निकलते जाएंगे इनके साथ। ठीक है, तो ऐसा यूनिट अदर यूनिट्स, तो ये हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स की बात। अब हमें इससे क्या करना है, अरे इसी से मैं फैराडेज लॉ आपको समझाने वाला हूँ दोस्त, इसी से समझाने वाला हूँ। तो ये ना सोचे कि ये टॉपिक बीच में क्यों मैं लेके आया, ये टॉपिक मैं बीच में सिर्फ इसलिए लाया कि आपको फैराडेज लॉ पढ़ा सकूं। कि आपको फैराडेज लॉ पढ़ा सकूं, तो हेडिंग लगाइए फैराडे लॉज। तो फैराडे लॉज आए कहां से, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेंगी कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सर माइकल फैराडे, ऑब्जर्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी, ऑब्जर्वेशंस ऑफ सर माइकल फैराडे पढ़नी पड़ेंगी। तो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि मैग्नेटिज्म और मैकेनिकल एनर्जी को मिलाएं हम, मैग्नेटिज्म से कुछ मैकेनिकल काम कराएं, मैग्नेटिज्म से कुछ मैकेनिकल एनर्जी का रिश्ता निकालें, और इसी को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक।
ये चाहते थे सर माइकल फैराडे। तो पहले उनकी ऑब्जर्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी कि वो ऑब्जर्व क्या करना चाह रहे थे, कैसे वो ऑब्जर्वेशंस हुई। तो जल्दी से हेडिंग लगा लो, मैं इतने आप लोगों के लिए प्लेट लेके आ जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, इतने आप लोग इतना नोट कीजिए, मैं आ रहा हूँ 2 सेकंड के अंदर आपको बताने। तो चलिए ले आया हूं मैं आप लोगों के लिए एक प्लेट। अब हम समझते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ सर माइकल फैराडे। तो हेडिंग पेन लगा लीजिए, ऑब्जर्वेशंस फैराडेज लॉ के अंदर, और स्टार्ट करते हैं। अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब होगी असली कहानी चालू। ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहला कि सर माइकल फैराडे ने बोला, अरे ये क्या बना रहे हो, अरे भाई वो वाला वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला पढ़ा होगा तो टीचर ने आपको ये तो बताया होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। सर माइकल फैराडे ने बोला कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर दूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर दूं, एक्स क्या होता है, इनवर्ड्स होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर दूं, ऐसा बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, किसने मना करा कि ऐसा नहीं बना सकते, यहाँ पे भी चेंज कर दो, ऐसा बना दो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, किसने मना करा, यही बनाते हैं आपके लिए, कौन सी बड़ी बात हुई इसमें, ये बना दिए लोग। तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर दूं, इफ आई चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर दूं तो क्या होगा। उन्होंने बोला कि इसके अंदर ना करंट आना चालू हो जाएगा, करंट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब जादुई तरीके से प्रकट हो गया, इंड्यूस मतलब आ जाना, आ चुका है, करंट आ चुका है, इंड्यूस हो चुका है, इसके अंदर आ चुका है सिस्टम के, तो इसके अंदर एक करंट आना चालू हो जाता है। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो नहीं पता अभी, करंट की जो डायरेक्शन है ना दोस्त, करंट की कुछ डायरेक्शन में होगी, अभी तो मैं ऐसी कुछ भी बना देता हूँ, अभी मैं ऐसी कुछ भी बनाता हूँ, दीज डायरेक्शंस आर नॉट एक्यूरेट दैट आई एम मेकिंग हियर। मैं आपसे डायरेक्शन फिर बनवाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ ये सारे एग्जांपल फिर बनवाऊंगा, क्योंकि ये एनटीएससी के क्वेश्चंस के बराबर हैं, डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चन करंट की एनटीएससी स्टेज 2 के ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी बना, ये करेक्ट डायरेक्शन नहीं है, करेक्ट डायरेक्शन ये हो भी सकती नहीं भी हो सकती, यहाँ मैंने ऐसी कुछ भी बना दी, ये करेक्ट डायरेक्शंस नहीं है, करेक्ट डायरेक्शंस निकलती हैं लेंजेस लॉ से। तो लेंजेस लॉ पे ही क्वेश्चन आते हैं। फैराडेज लॉ की पढ़ा रहे हो, अरे सर माइकल फैराडे की ऑब्जर्वेशन पढ़ोगे, फैराडेज लॉ पढ़ोगे तो मजे आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो लेंजेस लॉ से बात समझ में आएगी, करंट की डायरेक्शन कौन सी है। लेकिन इतना सर माइकल फैराडे ने निकाली कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज करता जाऊं, कि मतलब पहले कुछ टेस्ला, फिर कुछ टेस्ला, फिर कुछ अलग टेस्ला, फिर कुछ अलग टेस्ला यूनिट में, तो क्या होता जाएगा, तो जो है ना इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, जादुई तरीके से, रहस्यमय तरीके से करंट आने लग गया। तो उनकी ये डिमांड तो पूरी हो रही है, हमें दिख रही है, थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है उनकी ये डिमांड। चलो एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन और दी, क्या दी, इसका क्या मतलब है, इसको क्या लिखोगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is changed then current is induced। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए, फैराडेज लॉ में बताऊंगा कि अगर मान लो ये लूप टूट गया ना, ये लूप टूट गया, ये लूप यहां से मान लो मैंने तोड़ दिया, ये चीज याद रखना कि लूप क्या होना चाहिए, करंट इज इंड्यूस्ड, लेकिन लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट क्लोज्ड लूप में ही फ्लो करता है। अगर ये ऐसा बंद हो गया तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदलने से करंट आ रहा है, करंट कब आ रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज करे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल रहे हैं तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल रहे हैं तो इससे फॉर्मूला तो हमें याद आ रहा है, इससे जुड़ा BA cos थीटा। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल रहे हैं तो भी हम फ्लक्स को ही चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज इन फ्लक्स जो है वो क्या कॉज कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स क्या कॉज कर रहा है, करंट कॉज कर रहा है, कि बी बदल रहे हैं तो फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है तो करंट आ रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन करंट कब आएगा, जब लूप क्लोज होगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेकिन करंट नहीं होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस हो क्योंकि चेंज हो रही है, यस, करंट भी हो क्योंकि लूप क्लोज्ड है। तो फैराडेज लॉ का एक चीज तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल गई। ऑब्जर्वेशन से इतना तो पता लग रहा है कि बी बदला तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल गई। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रख दूं कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रख दूं मैं कांस्टेंट, और मैं एरिया को चेंज करूं,
तो क्या होगा, एरिया को चेंज करूं तो क्या होगा, क्या तो भी आएगा, तो भी तो फ्लक्स चेंज होगा, क्या तो भी करंट आएगा। ये चीज उन्होंने सोची और सोचते सोचते वो गहराइयों में डूब गए, समुद्र में इलेक्ट्रिसिटी की बातें सोचते सोचते, और उन्होंने बना दी दूसरी ऑब्जर्वेशन। अरे डूबते डूबते ऑब्जर्वेशन कैसे करते, अरे दोस्त डूबते ऑब्जर्वेशन थोड़ी करते हैं, ये तो मुहावरा है, गहराई के समुद्र में डूब गए वो पढ़ते पढ़ते। वो इतना पढ़े कि उन्होंने लॉ बना दिया, और वो लॉ आज हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। हाय किसी दिन हमारे नाम पे भी कोई लॉ आ जाए यार, थोड़े फेमस हो जाए। चलो दूसरी बात, उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा है, अगर मैं बी चेंज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज और फ्लक्स के चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो क्लोज लूप है तो करंट भी बन रहा है। उन्होंने दूसरी चीज उठाई एरिया, बोले एरिया पे गेम खेलूंगा मैं, और उन्होंने बना दी ये, बोले सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ एरिया वेरिया सब कुछ, लेकिन मैं एरिया के अंदर डालूंगा एक ट्विस्ट। मैंने एक ऐसा लूप ले लिया और वो बोले कि इसका जो रेडियस है ना आर, इसका जो रेडियस आर है ना, ये आर हो रहा है चेंज, इस लूप का जो रेडियस आर है वो हो रहा है चेंज, तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया भी हो रहा है दोस्त चेंज। तो उन्होंने देखा कि अगर वो एरिया चेंज कर रहे हैं, इफ वी आर चेंजिंग द एरिया, if we are changing the area, then a current is induced, ये चीज बोल दी सर माइकल फैराडे ने। उन्होंने बोला कि अगर मैं एरिया बदल रहा हूं तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर मैं मान लो कि एक लूप ऐसे ले लूं और वो ऐसे ऐसे बड़ा हो रहा है, तो एरिया चेंज हो रहा है तो भी करंट बदल रहा है, तो भी करंट बदल रहा है, जी हाँ तो भी करंट बदल रहा है, क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है। बी ए कॉस थीटा ज्यादा एरिया होगा, मान लो एरिया ऐसे फैला दिया मैंने, तो ज्यादा एरिया, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लग जाएंगे उसके थ्रू, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा फिर से, तो फिर करंट आने लग गया। मतलब फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है और करंट है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, और क्लोज्ड लूप है तो करंट भी है, क्लोज्ड लूप नहीं है तो करंट नहीं है, मतलब फ्लक्स चेंज होने से कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो आ रहा है। If we change the flux, then some potential difference is coming for sure. अब तीसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया थीटा, उन्होंने बोला हम थीटा बदलेंगे। अब बोले थीटा कैसे बदले, वो बोले थीटा बदलने का भी उपाय सोचना पड़ेगा अब हमें, तो थीटा बदलने का, थीटा चेंज कैसे होगा, कि मान लो ना बी ए कॉस 60 की वैल्यू अलग होगी और बी ए cos 30 की वैल्यू अलग होगी, बी ए cos 45 की अलग होगी, चाहे बी सेम हो ए सेम हो सब कुछ सेम हो, लेकिन अगर थीटा चेंज हो रहा है तो भी चीजें बदल रही हैं, और थीटा चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। लूप क्लोज है, लूप क्लोज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बन ही जाता है। तो इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, वो ये कह रहे हैं कि थीटा बदल दो। अब थीटा कैसे चेंज होगा, आप लोग थोड़ा सा सोचो, ये मैग्नेट है और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी। चलो गोल बना लेते हैं। अब मान लो मेरे को एक थीटा बदलना है, ये गोल आया सब कुछ सेम है, ये एरिया में सब कुछ सेम है, यही वाला कॉन्सेप्ट, ये थीटा वाला कॉन्सेप्ट एसी जनरेटर में उठ के डायरेक्ट लिखता हूं, ये आ गया। परसों के लेक्चर में आ जाना, परसों तक वो एसी जनरेटर का ही मिल जाएगा। इसे देखो, ये प्लेट है मेरे हाथ में, अब ये प्लेट है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर रही है आउटवर्ड है, बाहर आ रही है। अब मैं इसे कैसे चेंज करूं थीटा, अगर ये मान लो ये वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर में लेते हैं, अगर मैं इसको रोटेट करना चालू कर दूं तो थीटा बदल गया कि ये ऐसे आ रही हैं ऐसे, और एरिया वेक्टर तो ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, इनके बीच में जब कुछ एंगल बन रहा है, ये एरिया वेक्टर को मैं क्या बोलूं, जिस भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है ऐसे, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ से कुछ आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो थीटा इनके बीच में एंगल बन रहा है, इनके बीच में जब एंगल ही थीटा बन रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं दो पहले ले आया हूं आप लोगों के लिए समझो, कि अगर मैं इसको ऐसे लूं तो ये तो हो गया हमारा वो, ये तो हो गया हमारा इसका एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर, और इसके थ्रू ही ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी है, तो ये वाला एरिया वेक्टर जिस भी तरफ है ये तो परपेंडिकुलर है सरफेस के,
और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड पास कर रही है, तो थीटा एंगल बदल रहा है और हर मूवमेंट पे थीटा चेंज होगा। जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे थीटा चेंज होता जाएगा। तो थीटा चेंज करने के लिए अगर मैं इसको रोटेट करूं, ऐसे घुमाता जाऊं घुमाता जाऊं घुमाता जाऊं, तो थीटा चेंज हो जाएगा और थीटा चेंज होगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते ही देखा क्या करंट आ गया, करंट इज इंड्यूस, करंट फिर से आ गया। तो इसी से माइकल फैराडे सर ने अपने लॉज बनाए, सर माइकल फैराडे ने इसी चीज से अपने लॉज बनाए। क्या लॉज बनाए? 2 लॉ बनाए उन्होंने और वो दोनों लॉ ही अब हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसी 2 लॉज पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, फैराडेज लॉ, 2 लॉज पढ़ेंगे। मजा तो आ रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों को, फैराडेज लॉ। और इनसे सवाल बहुत कम मिलेंगे, फिर भी मैं करा दूंगा। मैं कुछ सवाल तैयार करके लाया हूँ, ढूंढने हैं अलग अलग जगहों से आप लोगों के लिए। तो फैराडेज लॉ, तो सर माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ है, इफ देयर इज a change, if there is change, if there is a change in magnetic flux relative to the coil, a potential difference delta V, जो हमारे यहाँ पे क्या है EMF, potential difference is induced। इसका क्या मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, इन एनी केस इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, इन एनी केस इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, देन इन दैट केस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड। ये मतलब ये एक लूप बनाया तो इसमें क्या लग रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो बी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी भी कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब बदल रहा है? जब बी बदल रहा है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, ए बदल रहा है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, cos थीटा बदल रहा है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में लूप क्लोज्ड है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी बदल रहा है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा? करंट होगा। इसके अंदर क्या होगा? करंट होगा। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे मत देखो, आप ऐसे ही बना लो अपने हाथ से कुछ भी डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन लेंजेस लॉ, इसके बाद जो टॉपिक है उसमें प्रॉपर निकालना सिखाऊंगा, वहां बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ इतना समझ लो कि अगर फ्लक्स में चेंज है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है। अब इसके अंदर 2 छोटी बातें लिखो। एक बात बताओ, करंट तो आ गया, लेकिन क्योंकि ये लूप पूरा था, अब अगर मान लो ये लूप ऐसा बना होता है, ऐसा, ये लूप ऐसा बना होता है, बना रहे हैं, ये लूप ऐसा बना होता है इसमें, तो इसके दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस तो होता, डेल्टा वी होता, लेकिन करंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि करंट क्या है? क्लोज लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन करंट कब आएगा? करंट ओनली अपीयर्स, ये लिखो, करंट इज ओनली इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड only when there is a closed loop। जब तक क्लोज लूप नहीं है करंट नहीं है। अब धरती आकाश एक कर लो, धरती पाताल एक कर लो, सब कुछ एक कर लो, लेकिन अगर क्लोज लूप नहीं है तो करंट इंड्यूस नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो, कोई से विज्ञान लगा लो, उसके बाद देयर मस्ट बी, अच्छा ये वाला पॉइंट अभी बताते हैं, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, या नहीं बताया, चलो इस पे न्यूमेरिकल अभी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें भी कराऊंगा। एक पॉइंट लिख लो, देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा रखा, रिलेटिव रेस्टेंट मोशन वाला, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझो, इसलिए एक अच्छा सवाल भी कराएंगे। क्या कि अगर मैं एक कॉइल और एक मैग्नेट को ले लूं, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे एक लूप लगा के बल्ब लगा दो, पता लग जाएगा कि
अब जब अगर मान लो ये है रेस्ट पे, ये 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट पे रुकी हुई है और ये इसकी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है, वो वीडियो कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड रुका, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, इसकी तरफ आ रहा है। तो मान लो पहले इसके थ्रू पास करी थी ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी जो ऐसी होंगी ऐसी होंगी। अब जब ये इसके थ्रू जाने लगा, पास जाने लगा तो वो भी पास होने लग गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया और करंट क्या हो गया, लूप में इंड्यूस बल्ब जल गया। अब सुनो, एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं फैराडेज फर्स्ट लॉ पे, आपको बताना है, ठीक है। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल फैराडेज फर्स्ट लॉ पे कराते हैं, एक बेहतरीन सा सवाल फैराडेज फर्स्ट लॉ पे, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंड पे लगाओ, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसका फैराडेज सेकंड लॉ पे थोड़े से न्यूमेरिकल ज्यादा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएशन पढ़ के आए, बेसिक्स भी यहाँ के न्यूमेरिकल हो जाएंगे जो मैं यहाँ कराऊंगा। बाकी वेक्टर भी बेसिक आ तो भी हो जाएगा। बाकी जब मैं वेक्टर और डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा 9th क्लास वालों को, तो आप लोग पढ़ लेना, आपको बहुत मदद रहेगी क्वेश्चन में। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस is a current induced, कि इनमें से कौन से केसेस में करंट हमें नजर आएगा, इनमें से कौन से केसेस में करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये पूछा है। तो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूं, बताइए जरा। अरे हम भी देखिए आपको कितना आता है। डायरेक्शन अभी नहीं सीखनी, डायरेक्शन पे ही क्वेश्चन है, ओलंपियाड जो है वो डायरेक्शन में ही क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना। फिर ये सब क्यों करना पड़ रहा है, अरे कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो ओलंपियाड का क्वेश्चन तो लेंस लॉ पढ़ा के भी निकाल लोगे, लेकिन मजा नहीं आएगा उसे। अब इनमें से नहीं चूज करना, आपने चूज करना जो ऑप्शन में यहाँ पे दूंगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सेकंड है बी एंड सी, ऑप्शन नंबर थर्ड है ओनली डी। ठीक है, ये बी एंड सी हटा दो, बी एंड सी, ये मैं रख रहा हूं आपको बी एंड सी में, ये ऑप्शन चेंज कर देते हैं बी एंड डी। ठीक है, तो सवाल चूज करना है कि इनमें से कौन से केसेस में करंट आ रहा है लूप के अंदर। अब ये गई 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 तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट नहीं होगा क्योंकि लूप टूटा हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, ए वाला कोई ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज है, में भी एबीसीडी, तो ये भी गया और ये भी गया। ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये मार देते हैं ना, मोशन हो रहा है इनके बीच में। अरे मोशन नहीं हो रहा दोस्त, मान लो ये मेरा मैं कैसे गया, तो ये मेरा लूप है जो मेरे हाथ में है और ये मेरा मैग्नेट है। लूप कह लो, लूप की वजह आप ले लो ये प्लेट, ये मेरी रही मैग्नेट, ये मेरी रही प्लेट। ठीक है, अब ये प्लेट और ये मैग्नेट ना ऐसे मूव कर रही है, ऐसे दोनों ही 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये समझ लो कि मैं ना इन्हें ट्रेन में लेके बैठ गया और एक बंदा ट्रेन के पास दे रहा है, ट्रेन चल रही 4 मीटर पर सेकंड से, ऐसा लग रहा है ये भी चल रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई दूरी बदल रही है। रिलेटिव मोशन तब होता है ना जब ऐसे जाती है, आगे जाती, पीछे जाती है, ये आगे पीछे जाती। अब ये दोनों एक स्पीड से आ गए तो इनके बीच में तो कोई दूरी नहीं बदल रही है, तो ऐसे चल रही है, तो इनके बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा, नो रिलेटिव मोशन। जब कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो किस हिसाब से इनके बीच में आई होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा इनके बीच में। कि क्या लिखा था, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। फ्लक्स तो तब बनेगा जब कुछ चेंज होगा, बी चेंज होगा, एरिया तो हो नहीं रहा, कॉस थीटा भी नहीं बदल रहा, बी चेंज हो सकता था, लेकिन जब इनके बीच में मोशन ही ऐसा जो दिखाया मैंने आपको।
अब देखो ये 0 मीटर पर सेकंड, ये 0 मीटर पर सेकंड, ये तो रुकी हुई है, तो ना करंट होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये होगा क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे आगे जा रही है, तो इसके थ्रू वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले दो पास करनी, फिर अंदर गई और इसके आगे गई, तो ऐसे ऐसे पास करती है। तो ए एंड बी में नहीं होगा, बी एंड डी जो सबको लग रहा था वो भी गलत है। उसके बाद इसका आंसर है ओनली डी, ओनली डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अच्छा सवाल था इसलिए करा दिया मैंने। ये ओलंपियाड का नहीं है, ओलंपियाड के क्वेश्चन तो लेंजेस लॉ से नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल फील दिलाना चाह रहा था कि एक बार कॉन्सेप्ट देख लो कि कैसे होगा। आ जाओ, मजा आएगा आज। अब दूसरा लॉ लगा लो, हेडिंग नंबर 2। नंबर 2, द इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। ये है बढ़िया चीज। तो इससे थोड़े बहुत सवाल अच्छे बन सकते हैं, इसके सवाल भी मैं कराऊंगा आपको कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना दोस्त, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन करी थी ना और देखा था, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है उतना करंट उतना पोटेंशियल। ऐसे समझ लो अभी। बाकी तो अलग रिलेशन है वी और आई के बीच में, ओम्स लॉ से भी अलग एक रिलेशन है जो बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाएंगे अभी बाद में। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ जो है मेरे प्यारे दोस्त वो है के डेल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डेल्टा टी। के इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैं 1 दे सकता हूं बड़े आराम से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम, और कैसा है, ऐसा है। अब आप बोलोगे ये क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना वो है डेल्टा वी माइनस, अब ये बोलोगे माइनस मैग्नीट्यूड के लिए नहीं, ये डायरेक्शन के लिए है। और ये डायरेक्शन कहां से आएगी, लेंजेस लॉ। तो ये बाद में बता दूं कैसे आएगी, समझ जाओगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको क्या निकाल दूं, इसको ई से डिनोट कर देते हैं। तो ई डायरेक्टली ई एवरेज, ये तो ई एवरेज हो जाएगा ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। ये सब तो आपने 9 में पढ़ रखा है, डेल्टा वेल्टा मोशन चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, याद करो। और अगर आप ई इंस्टेंटेनियस में निकालोगे, इंस्टेंटेनियस जहां से भी डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ ये बताएगा कि उस इंस्टेंट में निकालने के लिए छोटे से चेंज जो मैग्नेटिक फ्लक्स में छोटा चेंज ऑफ टाइम होगा, और उस इंस्टेंट पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जब मैं भी डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो मैं ये बातें आपको बताऊंगा मोशन वाले में, तब आप लोग देख लेना। अभी बेसिक तो सीखे आए होगे, जहां से भी सीख के आए होगे आप लोग। तो ई एवरेज या तो ये होगा और ई इंस्टेंटेनियस ये होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? इफ आई नो द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर, अगर मेरे को रेजिस्टेंस दी हुई है तो क्या मैं करंट जान सकता हूं? यस, यू कैन नो द करंट, यू कैन नो द एवरेज करंट, यू कैन नो द करंट एट दैट वेरी इंस्टेंट। चलो उसे भी निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी इज इक्विवेलेंट टू आई आर, इसको उठा कर रख दो। और ये सब क्या है, मॉड में है, क्योंकि मॉड क्या है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, माइनस का साइन डायरेक्शन, क्योंकि लेंजेस लॉ जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे होगा। तो डेल्टा वी इज डेल्टा 5e बाय डेल्टा टी, आर को इधर ले जाओ, 1 बाय आर हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे करंट मिल जाएगा। और अगर सॉरी, ये तो आई एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज डेल्टा, सॉरी। और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का आर इधर ले जाऊं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डी मैग्नेटिक फ्लक्स बाय dt इनटू 1 बाय r इज आई इंस्टेंटेनियस। जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा 9th क्लास वालों को, वो वीडियो याद से देख लेना, तब ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, सब समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। और मैं तो बोलूं कि इस वीडियो से पहले देख लो, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन की सवाल कराने वाला हूं यहाँ पे 3-4, इसलिए मैं कह रहा था इस वीडियो से पहले कहीं से भी डिफरेंशिएशन के चाहे बेसिक्स सीख लो, कहीं से भी सीख लो, बट डिफरेंशिएशन के बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया, बड़े आ गए। अब हम
आ जाओ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थोड़े से आसान आसान से लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो करा चुके हैं, अब ये हमारे इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहते हैं ये, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 2t क्यूब प्लस 3t प्लस 8 प्लस 6k प्लस 8। ओके, क्या लिखा है, 2t क्यूब प्लस 3t प्लस 6k प्लस 8, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जिस टाइम पे, टाइम क्या है 2 सेकेंड। तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ही मांग रहे हैं, उस इंस्टेंट पे जिस पे टाइम 2 सेकेंड है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे डिफरेंशिएशन के करके, डिफरेंशिएशन से करके, है ना सॉल्यूशन। तो ई मान लो इसको डी फाइव बाई डी डी 2t क्यूब प्लस 3t प्लस 6k प्लस 8 बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन में पार्ट्स करते हैं, 3 2 6 60 स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, 3 into 1 3, और t की पावर 1 माइनस 1 0, t की पावर 0 1 होता है तो 3, और ये k है, k से इसका कोई रिश्ता नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन भी 0, वैल्यू आ जाएगी 6t क्यूब प्लस 3, है ना। एक बार चेक करो, 3 दूनी 6 6 60, उसके बाद 60 स्क्वायर, 3 दूनी 6, 2 में से एक कम, 60 स्क्वायर प्लस का 3, सही बढ़िया। तो 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3, 60 सॉरी 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर 60, 3 दूनी 6 एक कम हो जाएगा 60 स्क्वायर, ये 3t और ये तो कांस्टेंट है, कभी 3t का 3 हो जाता है ना। एक बार देख लो, 60 स्क्वायर है, ये 3 है प्लस 0 0, 60 स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 2 4, है ना, प्लस 3 ई निकल आया। ऐसे ही मैं 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए जाता हूँ, वो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे, वो इजी से क्वेश्चन है दोनों, या आप लोगों का होमवर्क है। जो 2 क्वेश्चन मैं आपको अब देके जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आपको होमवर्क में कमेंट करने हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज 60 स्क्वायर प्लस 3t, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है उस इंस्टेंट पे जिस पे टाइम कितना है 0.4 सेकेंड्स, और जो हमारा अगला मैग्नेटिक फ्लक्स की हमें वो दे रखी है वो है 4t स्क्वायर प्लस का 6, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है दोस्त, जब हमारा टाइम कितना है 0.6 सेकेंड्स। ठीक है, ये 2 सवाल आपको कमेंट करने हैं, ये कैसे होंगे, इनके आंसर मेरे को कमेंट। चलिए बढ़े अब हम आगे। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, 2 अच्छे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 20 टेस्ला है और रेडियस स्टार्ट श्रिंकिंग, ये चीज बढ़िया है कि रेडियस जो है क्या हुआ, एरिया घटना चालू हो गया, रेडियस स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट जो कितना है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 3.14 लूप में है, सारी चीजें लूप में हो रही हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस ऑफ द कॉइल इज 1.5 मीटर सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपको एक और चीज पूछी है, एक तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, उसके बाद इफ द लूप इज क्लोज्ड देन ऑल्सो फाइंड आई, उस समय पे करंट भी निकालना है आपको,
देन ऑल्सो फाइंड करंट, फाइंड आई करंट इफ रेजिस्टेंस जो है वो दी हुई है 1.4 ओम। सबसे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ई निकालना है, सॉल्यूशन लिख दो, ई निकालना है। ई का फॉर्मूला क्या है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन के टर्म पर बात करेंगे, माइनस का साइन यहाँ नहीं लेंगे, वो तो वैसे भी डायरेक्शन दी है। ई इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट में निकालिए जब रेडियस ऑफ द कॉइल इतना है। तो ये डी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए होता है, एरिया बदल रहा है, एरिया बदल रहा है दोस्त, बी ए बाय में डी टी। अब ये बता दो इसमें से क्या बदल रहा है, एरिया बदल रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो, कॉइल है, क्या लिखा है, लूप लिखा है या कॉइल लिखा है, रेडियस ऑफ द कॉइल, तो कॉइल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय में डी टी। अब निकालना पड़ेगा इसको भाई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, पाई है, ये भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो बी ए पाई बाहर आ गए, अंदर बच गए डी आर स्क्वायर बाय डी टी। अब ये चीज सॉल्व करनी है, ये कैसे होगी, हमें तो डी आर बाई डी टी पता है, डी आर बाई डी टी हमें ये दे रखा कि हर सेकंड में कितना घट रहा है डी आर बाई डी टी, लेकिन डी आर स्क्वायर बाई डी टी कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ डी आर की मल्टीप्लाई करूं तो कुछ हो सकता है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बी पाई, इसके लिए बोला था मैंने कि डिफरेंशिएशन पढ़ के आना, डी आर बाई डी आर, ये आर अपना वो नहीं है रेजिस्टेंस कहीं कोई लगा रहा है, ये रेडियस ऑफ द कॉइल है, छोटा आर ही लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाए कोई लोग, क्योंकि हमने ऊपर छोटा आर लिया ना, ये रेडियस ऑफ द कॉइल है, रेडियस ऑफ आर। ये कर सकते हैं डी आर बाई डी आर तो वन ही होता है, इतना तो क्वेश्चन का मोशन में पढ़ रखा है, अगर आपने कैलकुलस से डेराइव करनी सीखी है वो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बी पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, भाई कोई चिंता की बात नहीं है, तो बी पाई और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी आर स्क्वायर बाई डी आर, तो डी वाई बाई डी एक्स का हो गया, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स क्या होता है, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 1 क्या होता है, 2x की पावर 1, तो इसके आ जाएगी 2r की पावर 1 इंटू दोस्त डी आर बाई डी टी, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे बी पाई 20 टेस्ला, ये तो कांस्टेंट है 3.14 इंटू में आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो दोस्त, तो मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -2 आ जाएगी, स्क्वायर में तो कुछ है नहीं है सच, 2 यहाँ लग गया है ना, 20 3.14 2 1.5 इतना, डी आर बाई डी टी हो गया 0.6 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, ई इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। इसको आप लोग जब सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगी ई इंस्टेंटेनियस की, ई इंस्टेंटेनियस की निकल जाएगी, हमें आई निकालना है उस टाइम पे, तो आई निकालने के लिए एक चीज समझो, एक चीज बताता हूं कि अगर आपको आई फाइंड आउट करना है ना, तो आई आ जाएगा, आपको क्या बताया मैंने, ई इंस्टेंटेनियस इनटू 1 बाय आर इज आई, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आर कैपिटल है ना रेजिस्टेंस, आई डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर मैंने बताया है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से अगर है तो डेल्टा वी बाय आर भी तो आई होगा, तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल लूं, इसकी वैल्यू निकाल के यहां रख दूं, ई इंस्टेंटेनियस की जो भी वैल्यू है, मान लो एक्स आई है कोई वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आएगी 1 बाय 1.4 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे तो सब कुछ मैंने इसलिए ही बोला था कि टेस्ला और मीटर में रखना करके, तभी मैंने ये देखो कन्वर्जन यहाँ भी करा, यहाँ भी करा, कन्वर्जन करते जाओ, और ओम में ये सब भी मैंने, इसमें भी कोई यूनिट में छेड़छाड़ नहीं करी, तो आई निकल जाएगा तुरंत, उस इंस्टेंट पे आई कितना है, उस इंस्टेंट पे आई कितना है निकल जाएगा, यस यू कैन फाइंड आई एट दैट वेरी इंस्टेंट। चलो एक अच्छा और सवाल कराता हूं, फिर लेंजेस लॉ की तरफ बढ़ूंगा, ऐसे नहीं बढ़ूंगा, सवाल पे सवाल में कराते जाऊंगा, सवाल नहीं खत्म होंगे, सवाल पे सवाल होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन हम कराते जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर डाल दो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6th क्वेश्चन नंबर 6। इफ, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स ही देते हैं आपको, आई नहीं निकली पाऊंगा इस बार, हमें निकालना है ईएमएफ
find E instantaneous when t is equal to 2 सेकेंड, और जो मैग्नेटिक जो एरिया है वो क्या है, कांस्टेंट है, एरिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा। फाइंड E इंस्टेंटेनियस व्हेन t इज इक्वल टू इतने सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है 2t² प्लस 3t प्लस 1 से, ठीक है, एंड एरिया इज कांस्टेंट एंड द एरिया ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट, कॉइल का जो एरिया है ना वो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट सच दैट इट्स रेडियस इज 0.6 मीटर में ज्यादा नहीं करता। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है और लूप कैसा है, क्लोज है, मैं खुद बोल रहा हूँ क्लोज है, ठीक है। तो करंट इंड्यूस हो गया इस लूप के अंदर, लूप का जो रेडियस है वो कितना है 0.6 मीटर, 60 सेंटीमीटर, राइट, टेस्ला में, ठीक, सेकंड में टेस्ला में। एक बात बताओ, ये 0.6 मीटर का है तो एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि लूप जो था ना वो थोड़ा, मैं बताया था कि लूप जो था वो बड़ा हो रहा था और ऐसे 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 घटता जा रहा था, तो उस इंस्टेंट पे तो आर निकल गया, तो हमने उससे निकाल के रखा था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो एरिया कांस्टेंट है, वहाँ एरिया चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। बड़े आ गए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन। तो हम क्या निकालते हैं, ई इंस्टेंटेनियस ही निकालना हमें इस केस में भी। तो डी फाई बाय डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका रखते हैं तो ये तो आ जाएगा, इस केस में बी आ जाएगा बाय डी टी आ जाएगा। अब एरिया कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो पाई आर स्क्वायर को। अब अंदर बचा डी मैग्नेटिक फील्ड बाय डी टी, इससे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर है इंटू में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी ऑफ 2t² प्लस 3t प्लस का 1 दोस्त बाय में dt, बढ़िया चीज है। पाई आर स्क्वायर इंटू में ये देखो 2² प्लस 3t प्लस का 1, 2 2 4, तो 4 और ये आ जाएगा 4t, 3t का 3 हो जाएगा, है ना, 2 2 4, t की पावर 2 - 1, तो t और 2 2 4 आ जाएगा 4t, उसका 3 प्लस 0। इससे निकाल के आप पूरी इक्वेशन की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। पाई की वैल्यू मैंने दी नहीं है, 3.14, रेडियस 0.6 का स्क्वायर फीट मीटर में ही मैंने सब कुछ दिया है, और इसकी वैल्यू रख देना 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 क्या, वैल्यू निकाल लेना, इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आप लोग हेडिंग लगाइए अपनी अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है लेंज़ेस लॉ। अब हम इससे क्या करेंगे, हमने ये तो पता कर लिया कि किस किस कंडीशन में करंट इंड्यूस होगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो हमें देगा लेंज़ेस लॉ। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमें देता है लेंज़ेस लॉ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए हम लेंज़ेस लॉ का इस्तेमाल करते हैं।